दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि पिछले दोनों वीडियो में हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 1 चैप्टर ओ उठाया था। आज बारी है चैप्टर 3 की, और चैप्टर 3 का शीर्षक है आरंभिक नगर। आइए आगे शुरू करते हैं। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उसे खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे, मतलब भूतों का घर। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी की इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखना चाहिए, लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर में लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो भाई आगे की कहानी पढ़ते हैं, हड़प्पा की कहानी, मेन हेडिंग। तो आइए शुरू करते हैं। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। प्रायः ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? इसको आप थोड़ा विचार करिएगा, और क्वेश्चन अगर हो सके तो इसको लिख लीजिएगा आंसर राइटिंग के जैसे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह नीचे इलाकों में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पकी ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों का चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगर और नगर दुर्ग कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्नि कुंड मिले। यह संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। अब देखिए इंडिया का मैप दिया है, जैसे यहाँ गुजरात, यहाँ महाराष्ट्र, ये पाकिस्तान का एरिया हो गया है। इसमें कुछ कुछ जगह दिए हैं, जैसे मोहनजोदड़ो, सोतकाको, चन्नूदड़ो, धौलावीरा। इसको एक बार आप देख लीजिएगा, और ये कुछ नोट्स भी दिए हैं, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा।
अगर चाहते हैं ये नोट्स हम पढ़ें तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं अगली बार से आपको पूरा पढ़ के सिखाऊंगा। भवन, नाले और सड़कें इन नगरों, ये देखिए यही स्नानागार है, महान स्नानागार। भवन, नाले और सड़कें इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था और बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे, जिनके जरिए उनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीकों से एक साथ ही किया जाता था। ये एक क्वेश्चन और दिया है यहाँ पर, वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई तो अंतर बताओ। ये लिखने की उतनी ज़रूरत है नहीं। भाई आगे बढ़ते हैं। नगरीय जीवन, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनके तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इस नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों के किस्से, कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। ये कुछ क्वेश्चन और दिए हैं जिसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स भी दिए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा जो आपके आंसर राइटिंग में आपकी हेल्प करेगा। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुएं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोना और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक थे। ये यहाँ पे कुछ और भी दिए हैं, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। पृष्ठ 6 देखें, ये आप देख लीजिएगा। ये कुछ क्वेश्चन है, इसको भी उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 28 को देखो कि मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम होगा।
ये इस मूर्ति की बात कर रहे हैं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। अब फ्योन्स के बारे में कुछ दिया है। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फ्योन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद उन वस्तुओं को एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फ्योन से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज में कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किया गया कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहाँ मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने में सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल्का आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। वस्तुओं के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा हुआ है। यह आप नोट कर लीजिएगा कहीं पे, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा के नगर को 3 भागों में बांटा गया था। ये लाइन धौलावीरा के नगर को 3 लाइनों में बांटा गया था। ये पीसीएस के एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। इससे हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। वहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों पर खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक
अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी, ये एक बार आप नोट करें, गुजरात में खंभात की खाड़ी है। खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल, ये एक बंदरगाह शहर था। लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरों और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उसकी छाप मिले हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनने का काम होता था। पत्थरों के टुकड़े, अर्ध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार किए मनके भी यहाँ मिले हैं। मुद्रा और मुद्रांकन या मुहरबंदी, इसको भी पढ़ लेते हैं। मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित हो जाता था कि समाज के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मुहर का उपयोग किस लिए किया जाता है, ये उतना जरूरी नहीं है। सभ्यता के अंत का रहस्य, लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे का ढेर बनने लगा। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंड से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाके में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5-6 में पढ़ोगे। ये तो उतना जरूरी नहीं है। अभी अन्यत्र है, इसको भी पढ़ लेते हैं। ये लास्ट है। अन्यत्र, अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। मिस्र, इसको आप देखिएगा मैप में। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र के शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी, हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता था। राजाओं के मरने पर उनके शव को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। इनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इसमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद राजाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी?
ये तो हमारे काम की चीज़ नहीं है। अभी ये कुछ चीज़ें दिए हैं, ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसको आप एक बार कर लीजिएगा जिससे सारी बातें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी हैं। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले होती थी। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले हुआ। हड़प्पा के नगरों का अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले हुई। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आपको जो भी समझ आता है इसमें से आंसर राइटिंग कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा आप एक ना एक आंसर ज़रूर लिखिए। और कोशिश करिए ये वाला क्वेश्चन कुछ सही लगता है, इसमें आप आंसर लिखकर आंसर लिखने की कोशिश करिएगा। और जैसा होगा हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी लग रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।